वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी पेपर 1 के क्लासेस में स्वागत है, जहाँ पे हम लोग इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। और इंडियन हिस्ट्री में मिडावल इंडियन हिस्ट्री और वहाँ का सबसे बड़ा टॉपिक जो होता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आते हैं वो है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के काल को हम लोग देख रहे हैं, जो कि आपका पीरियड कब से कब तक है, 1206 से लेकर 1526। ये दिल्ली सल्तनत का काल है। 1206 में इसकी स्थापना होती है, 1526 में इसका अंत हो जाता है। इसी से रिलेटेड हम लोगों ने पिछले क्लास में 40 वन लाइनर को किया था। आज हम लोग उससे प्लस 40 प्लस से निकलेंगे आज, और देखिए 41 से हमारा वन लाइनर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग पूरा हिस्ट्री को रिवीजन कर लेंगे, पूरा हिस्ट्री को एक तरह से देख लेंगे, क्योंकि 17 मार्च को आपका एग्जाम होना है। तो पूरा डिटेल्स क्लासेस सभी विषय का करने का कह सकते हैं कि आप कोशिश ना करें, क्योंकि नहीं तो फिर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हमें फर्स्ट लेयर में पूरे सिलेबस को एक राउंड देख लेना है, इसी स्टाइल में देख लेना है, जहाँ समझने का होगा जरूर समझाया जाता है, पूरा समझा के आपको कंप्लीट कराया जाएगा। फिर पॉलिटिकल का ऐसे चलेगा, है ना, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी करेंट हर कुछ होगा, लेकिन थोड़ा इस स्टाइल से देख के पूरे सिलेबस इंटायर सिलेबस को हम लोग को ओवरव्यू कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए सीधे क्लासेस पे आ जाते हैं। सबसे पहला वन लाइनर आपके सामने रेडी है, नंबर 41। 40 तक हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, और आप जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको प्रीवियस क्लासेस मिल जाएगी, वहां से आप प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए 41 से स्टार्ट करते हैं। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? उलेमा जैसे पुजारी समझिए, धार्मिक पुरोहित हो गया, तो मुस्लिमों में उसे उलेमा कहा जाता था। इस्लाम में उसे क्या कहते हैं? उलेमा। जैसे हिंदुओं में पंडित जी कहते हैं, पुरोहित कहते हैं, और जो धर्म प्रधान होते हैं, तो मुसलमानों में वो होते थे उलेमा। तो उलेमाओं को दखल का विरोध किसने किया? मानते हैं कि दिल्ली सल्तनत एक इस्लामिक सत्ता थी, लेकिन वहाँ उलेमाओं का प्रभाव को रोक दिया, उसका कोई प्रभाव चलने नहीं दिया अपने शासनकाल में। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहते हैं? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहते हैं? किताबुल हिंद। ये किसने लिखी है? अल बरूनी ने। ये मोहम्मद गजनवी के साथ यहाँ पर आए थे, तो इसने किताबुल हिंद लिखा है, जिसमें भारत का जिस प्रकार ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक वर्णन किया है, इसलिए इसको लोग भारत का दर्पण कहते हैं। इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो भारत के बारे में बहुत कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। तो भारत का दर्पण कौन हो गया? किताबुल हिंद। चलिए, वहिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? वहिंद का युद्ध कब से कब तक लड़ा गया वो देख लें। 1008 से 1009 के बीच लड़ा गया था वहिंद का वो युद्ध। यह महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। महमूद गजनवी और आनंद पाल। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? 17 बार, है ना। तो पहला आक्रमण ही इसने हिंदू शाही राजाओं के खिलाफ किया, जिसमें कि जयपाल की मृत्यु हो गई। जयपाल के बाद जो शासक बने थे वहाँ पे आनंद पाल, तो आनंद पाल से भी इन्होंने लड़ाई करी थी मोहम्मद गजनवी ने, और उस युद्ध का नाम है वहिंद का युद्ध, जो 1008 1009 के बीच लड़ा गया था। अगला है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान, है ना, पहला सुल्तान जिसने अस्थायी सेना रखी, वो अलाउद्दीन खिलजी थे। पहले तो सामंतों की सेना से लड़ते थे, अपनी सेना नहीं होती थी, लेकिन राजा पहले हुए शासक हुए दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने अपने अस्थायी सेना रखी, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, दिल्ली के सुल्तानों में किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्यमाना स्वीकार किया? जी हाँ, ये दिल्ली सल्तनत के शासक बने थे खिज्र खां, जो कि सैयद वंश के संस्थापक थे। खिज्र खां कौन थे? सैयद वंश के संस्थापक थे। लेकिन इन शासक बनने के बाद भी जो कह सकते हैं कि तैमूरी शासक थे मिर्जा शाहरुख, मिर्जा शाहरुख को इन्होंने निरंतर राजस्व भेजते रहा, और उसके बाद उसके अधिराज्य में ही राज्य किया। कभी भी खुद को शासक नहीं समझा इन्होंने, खिज्र खां ने। तो सैयद वंश के पहले शासक थे, उन्होंने ही ऐसा किया था। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करते? एक शासक ऐसे भी थे दिल्ली सल्तनत के जो कविताएं लिखा करते, लेकिन नाम क्या देते नीचे? गुलरुखी। अपना नाम नहीं डालते थे, गुलरुखी। तो गुलरुखी किसका उपनाम था? तो सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी कविताएं लिखा करते थे और नीचे लिख देते थे गुलरुखी। उनका उपनाम क्या हो गया? गुलरुखी। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला पहला शासक था सोलंकी शासक भीम, या इसका दूसरा नाम कहीं मिलेगा भीम द्वितीय, दोनों एक ही है। भीम द्वितीय मिलता है, या फिर मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय,
कुछ भी नाम मिले मतलब एक ही है ना। मूलराज द्वितीय ने इसे हराया था। अगला है मोहम्मद गोरी किस वंश का था? मोहम्मद गोरी संसवनी वंश का था। इससे पहले मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि महमूद गजनई किस वंश का था। तो आप जरूर कमेंट करके बताएं महमूद गजनी किस वंश का शासक था, अगर आपने उसे रिवीजन किया है तो ये आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में भी अभियान चलाया था, तो उसने देवगिरी पर भी अभियान चलाया। देवगिरी पर जब उसने अभियान चलाया तो उस समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अगला है यह बर्नी का कथन है, इतिहासकार बर्नी का। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा है, किस सुल्तान के लिए? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कथन का है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, है ना? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी, याद रखिएगा, सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन है? ग्राम में भू राजस्व वसूलने का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? चौधरी। अगला है तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद, है ना, तैमूर के आक्रमण के बाद में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर का आक्रमण कब हुआ? 1398 में। इसके बाद भारत में जो वंश चला का स्थापित हुआ, यहाँ 14 तक तो आपका तुगलक ही रहा, और इन्होंने तुगलक काल में ही आक्रमण किया था। ये जो आक्रमण हुआ था तैमूर का, ये कब हुआ था? तुगलक काल में। और तुगलक काल कब से कब तक रहा? आपका 14 से 1414 तक, है ना, तक रहा ये। तो इस 1414 के बाद जो वंश स्थापित हुआ वो था सैयद वंश। तो आंसर क्या हो गया? सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जो वंश स्थापित हुआ वो वंश कौन हो गया? सैयद वंश। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? जी हाँ, गुलामों के लिए अलग विभाग ही बना दिया था फिरोज तुगलक ने। सबसे ज़्यादा गुलाम किसके काल में थे? फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया, है ना? बेरोजगारों के लिए रोजगार का एक अलग विभाग ही खोल दिया था, वो थे फिरोज तुगलक। बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए, इसलिए इसको अद्वितीय अकबर भी कहा जाता है ना? किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? फल की क्वालिटी सुधरे क्योंकि इन्होंने बहुत सारे 1300 के लगभग बगीचे लगाए, और उन फल को बेचकर इन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया, और कह सकते हैं अपने राजस्व में काफ़ी वृद्धि की। तो इसलिए फल के क्वालिटी को भी सुधारने के लिए इन्होंने काम किया था। तो किसने किया था? फिरोज तुगलक ने। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय जो विनाश कर दिया, उसे जला दिया, किसने? बख्तियार खिलजी ने। अगला है तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? तबकात ए नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासरी का लेखक कौन हो गया? मिनहाज उस सिराज। अगला है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। ये अला दिल्ली में स्थापित किया गया था। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ है, कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक जब उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो अपने आरंभिक राजधानी लाहौर को बनाया। बाद में इल्तुतमिश ने उसे दिल्ली लाया, और बाद में दिल्ली ही रहा, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत के नाम से ये वंश प्रसिद्ध हुआ। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हो गए थे? तो जफर खां। आपको पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। मंगोल आक्रमण सबसे ज़्यादा किसके काल में थे? अलाउद्दीन खिलजी। और इसी में उसके एक सेनापति की भी मृत्यु हो गई थी संघर्ष में मंगोलों से, वो थे जफर खां। अगला है तोल की, यानी सल्तनत काल में तोल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रति। रति, इसे संस्कृत में कह सकते हैं रतिका, रतिका भी कहा जाता है संस्कृत में। तो रति क्या थी? तोल की सबसे छोटी इकाई थी। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो के बारे में जानना कि अमीर खुसरो टोटल 8 सुल्तानों के दरबार में रहे थे। टोटल 8 सुल्तानों के दरबार में ये रहे थे। 8 सुल्तानों के दरबार को इन्होंने का सुशोभित किया था। इसमें ये अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के भी दरबार में थे। किसने सल्तनत में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है? सल्तनत काल में जो डाक व्यवस्था प्रचलित थी, इसके बारे में किसने डिटेल्स में वर्णन किया है? इब्न बतूता ने। अगला है तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था?
इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस किया। तैमूर लंग ने भारत में 1398 में आक्रमण किया था। उस समय शासक कौन थे? नासिरुद्दीन शाह। नासिरुद्दीन शाह के समय, जो कि तुगलक वंश के शासक थे। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई? ये स्टेटमेंट काफ़ी फेमस है, इसे याद रखना। जिस शासक की जब मृत्यु हो गई तो इतिहासकार बदायूनी ने क्या कहा? राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, दोनों एक दूसरे से मुक्त हो गए। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, क्यों इस प्रकार के डिसीजन लिए थे कि जनता के बीच उफाहों की स्थिति रहती थी, शक संशय की स्थिति रहती थी, इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। चलिए, राजा को भी प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को भी राजा से मुक्ति मिल गई। बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था ये। अगला है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? जिस प्रकार अकबर ने नया धर्म चलाया था दीन-ए-इलाही, इसी तरह का एक धर्म ये भी चलाना चाहते थे। वो शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन उसे बाद में उन्होंने नहीं चलाया। एक व्यक्ति थे, उसका भी नाम याद रखना, अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क, अलाउल मुल्क। इनके कह सकते बहुत ज़्यादा उनसे मित्रता थी। इनके रोकने पर ही उन्होंने ये जो उसका सोच था उसे बदल दिया। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता किंतु उलेमाओं ने विरोध किया, है ना? उलेमाओं ने विरोध किया तो उससे वो मानने वाले नहीं थे, लेकिन ये अलाउल मुल्क जो उनके फिर दोस्त थे, उन्होंने इसे मना किया, समझाया, तो उन्होंने अपने इस विचार को त्याग दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुशैली का उदाहरण है? दिल्ली का कौन सा इमारत भारतीय और फारसी दोनों का मिक्स्ड शैली से बना है और उसका पहला कह सकते उदाहरण माना जाता है, अच्छा श्रेष्ठ उदाहरण में, तो हुमायूं का मकबरा। भारतीय कला प्लस फारसी वास्तुकला का बिल्कुल सामंजस्य करके इसका बनाया निर्माण हुआ है, हुमायूं का मकबरा, दिल्ली। अगला है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था? इसके लिए एक अलग विभाग, दीवाने खैरात, दान विभाग की ही स्थापना कर दी थी। वो शासक थे फिरोज तुगलक। दान विभाग की स्थापना कर दी क्योंकि कल्याणकारी कार्यों में काफ़ी आगे थे फिरोज तुगलक, और उसने बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए, जिसमें दीवाने खैरात का भी उसने स्थापना किया था। सीधे पूछा जाएगा दीवाने खैरात का संबंध किससे है, तो दान विभाग से। किसने स्थापित किया? फिरोज तुगलक ने। अगला, किस संगीत वाद्य को, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उसे हिंदू और मुस्लिम जो गान है उसके सर्वश्रेष्ठ मिश्रण, दोनों को मिक्स करके बनाया गया, दोनों की शैलियों को मिक्स करके बनाया गया है, तो वह सितार। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण है, क्या है? सितार। इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला है, नई फारसी काव्य शैली शब्द ए हिंद, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। जो नई काव्य शैली है शबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली, इसके जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? इन्हें डर था मंगोलों के आक्रमण का भय। ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाए। जो पहले वंश थे दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इन्हें मंगोल आक्रमण का भय था, इसलिए। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? अक्ता या कहीं कहीं इक्ता भी मिलेगा, दोनों एक ही चीज़ है। प्रथम इक्ता या अक्ता प्रदान किया। मोहम्मद गौरी ने भारत में किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की गई? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। खालिसा भूमि क्या होता है? ऐसी भूमि जो सीधे सुल्तान के नियंत्रण में रहती थी ना, तो ऐसी भूमि का राजस्व सीधे केंद्र को जाता था। तो खालिसा भूमि का सबसे ज़्यादा विकास किसके काल में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अगला है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, सिक्के जो थे टंका, संसगनी और जीतल किस धातुओं के बने होते थे? टंका मिलता था, ससगनी भी मिलता था और जीतल, 3 प्रकार के सिक्के मिलते थे सल्तनत काल में। तो किन धातुओं के बने होते थे? तो टंका होता था चांदी का, और ससगनी भी होता था चांदी का,
और जीतल होता था तांबा का। याद रखिएगा। टंका हो गया चांदी का सिक्का, और ससगनी भी हो गया चांदी का सिक्का, और जीतल हो गया तांबा का सिक्का। अगला है अमीर कोही। अमीर कोही ये कृषि विभाग था। अमीर कोही का संबंध किस विभाग से था, ये भी पूछा जाएगा। तो अमीर कोही का संबंध कृषि विभाग से था। किस सुल्तान ने शुरू किया था? अमीर कोही या कृषि विभाग को किस सुल्तान ने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। याद रखिएगा। दीवाने अमीर कोही भी मिले कहीं के। दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और किस क्या चीज़ से संबंध था? तो कृषि से। तो आपका इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा, दीवाने अमीर कोही का। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली। खड़ी बोली का जो विकास हुआ, इसे अमीर खुसरो ने किया कर सकते हैं। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नासरुद्दीन महमूद तुगलक। पहले डिस्कस किया है। नासरुद्दीन महमूद तुगलक कब किया था? 1398 में। 1398 में। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? 1398 में। शासक कौन थे? नासरुद्दीन महमूद तुगलक, तुगलक वंश के थे। और डे इसका ईस्वी 1398 था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने। पोलो खेल का भारत में प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने। और आपको जैसे पता ही होगा, पिछले क्लासेस में आपने जाना होगा कि जो पहले गुलाम वंश के शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए ही घोड़े से गिरकर हो गई थी। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने। तो ये था साथियों। देखिए 80 नंबर पर हम लोग आ चुके हैं। तो आज हम लोगों ने फिर से 40 वन लाइनर को सॉल्व किया, और कल किया था तो 80 तक आ गए। कल हम लोग 80 प्लस से आगे बढ़ेंगे और फिर 120 तक जाएंगे। इसी प्रकार पूरे हिस्ट्री का हम लोग बहुत जल्द से जल्द रिवीजन कर पाएंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सारे क्लासेस चलेंगे। आप भी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना, तो एवरी डे 7 AM को यहाँ पर GS पेपर 1 की क्लासेस होती है। तो आप चाहते हैं क्लासेस आप भी करें और JPSC PT में शानदार स्कोर करें, तो हमारे साथ जुड़कर क्लासेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक कर लेना है, और आप बिल्कुल फ्री में क्लासेस कर सकते हैं। क्योंकि क्लासेस करने के लिए अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप क्लासेस पर डे कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।